गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वर्कशीट 12 हम सॉल्व कर रहे थे लास्ट वीडियो में, और वर्कशीट 12 में हमने बहुत सारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। आज हम उन्हीं सेंटेंसेस को और प्रैक्टिस करके सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 7 से। तो आपकी वर्कशीट का सेंटेंस नंबर 7 है, यहाँ पर एक विशाल कारखाना बनाया गया है। ठीक है, यहाँ इस पार्ट को मत देखिए। सेंटेंस यहाँ से है, यहाँ पर एक विशाल कारखाना बनाया गया है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। कैसे चेक करेंगे? किसी के द्वारा लगाकर। क्या आप इस सेंटेंस में किसी के द्वारा लगा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर एक विशाल कारखाना किसी के द्वारा बनाया गया है। इट मीन्स आप यहाँ पर किसी के द्वारा लगा सकते हैं। जब आप किसी के द्वारा लगा सकते हैं तो ये बताता है कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है। अब हमें इसको करनी है इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन। देखो कैसे करेंगे। क्या चीज़ लगाई गई है? एक विशाल कारखाना। तो यही आपके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एक विशाल कारखाने की इंग्लिश क्या होगी? अ विशाल की यूज या लार्ज, और कारखाने की इंग्लिश होती है फैक्ट्री, FACTORY। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हुई अ यूज फैक्ट्री। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए हम स्पेस जो हर बार करते हैं छोड़ देते हैं, तो हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद है बनाना। जब आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसके लिए इंग्लिश क्या लगाते हैं? बिल्ड। और बिल्ड की बच्चों थर्ड फॉर्म क्या होती है? बताओ। हाँ, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, BUILT, बिल्ट। तो अ यूज फैक्ट्री बिल्ट। ठीक है, अब उसके बाद इंग्लिश है यहाँ पर, तो किसी प्लेस पर। तो जब किसी जगह पर आप किसी कारखाने को बनाएंगे तो लगाएंगे एट हियर, एट हियर। ठीक है, एट हियर या ओवर हियर कहीं कुछ भी लगा सकते हैं, एट हियर ज़्यादा सूटेबल है। तो अ ह्यूज फैक्ट्री बिल्ड एट हियर, और उसके बाद आपका फुल स्टॉप। अब आपको लगानी है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए आप देखिए टेंस कौन सा है। बनाया गया है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? पैसिव वॉइस में पूछ रही हूँ, या तो हैज़ बीन लगाते हैं या हैव बीन लगाते हैं। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगाते हैं और प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते हैं। तो यूज फैक्ट्री क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका हैज़ बीन। क्या आएगा? हैज़ बीन आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैज़ बीन लगाएंगे। ठीक है, तो अ ह्यूज फैक्ट्री हैज़ बीन, ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अ ह्यूज फैक्ट्री हैज़ बीन बिल्ट एट हियर। अ ह्यूज फैक्ट्री हैज़ बीन बिल्ट एट हियर। फाइन, चलिए सेंटेंस नंबर 8 को देखिए। अब कारखाने में सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। कारखाने में सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसी के द्वारा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है मशीनों के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे लिए सब्जेक्ट का काम क्या करेगा? कारखाने में क्या किया जाता है? सारा काम किया जाता है। तो हम यहाँ पर अपने लिए सब्जेक्ट क्या लेंगे? सारा काम। सारा काम से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सारे काम की इंग्लिश ऑल वर्क, ऑल वर्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के लिए आप जगह छोड़ दीजिए। अब किया जाता है, करना। काम करने के लिए क्या लगाते हैं? डू, और डू की थर्ड फॉर्म डन। ऑल वर्क डन। ठीक है, अब किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा। तो द्वारा के लिए बाई, और मशीनों के लिए मशीन्स, MACHINES, बाई मशीन्स। अब कारखाने में, तो कारखाने में के लिए क्या लगाएंगे? इन फैक्ट्री, FACTORY, इन फैक्ट्री। ठीक, ऑल वर्क डन बाई मशीन्स इन फैक्ट्री। अब देखिए टेंस कौन सा है? किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? या तो इज लगाते हैं, या आर लगाते हैं, या एम लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑल वर्क, ऑल वर्क हम एक यूनिट मानकर चल रहे हैं।
ऑल वर्क मतलब एक साथ सारा काम, तो ये प्लूरल दिख रहा है लेकिन प्लूरल है नहीं, क्या है ये, सिंगुलर है, ऑल वर्क। ठीक, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो हम यहाँ पर इज लगा देते हैं। ऑल वर्क इज डन बाय मशीन्स इन फैक्ट्री, ऑल वर्क इज डन बाय मशीन्स इन फैक्ट्री, ये हो गई इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको समझा रही हूँ, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम पैसिव वॉइस को बनाते कैसे हैं। 9th वाला सेंटेंस देखिए, सामान को सही समय पर सही पते पर पहुंचा दिया गया है। अब इसमें लगाइए किसी के द्वारा, सामान को किसी के द्वारा सही समय पर सही पते पर पहुंचा दिया गया, लगा सकते हैं, इसका मतलब ये पैसिव है। तो क्या पहुंचा दिया गया है, सामान को पहुंचा दिया गया है ना। अब सामान की इंग्लिश क्या होती है, थिंग्स भी लगा सकते हैं, गुड्स भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर गुड्स लगा देती हूँ क्योंकि सामान है, बहुत सारा सामान है, द गुड्स। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के लिए ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब है पहुंचाना, पहुंचाने की इंग्लिश क्या होती है, अब आप कहोगे रीच होती है, रीच मतलब होती है पहुंचना, पहुंचाना नहीं होती है। अब आप पहुंचाना का सोचो, पहुंचाने की इंग्लिश आप क्या लगाओगे, जब आप किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं तो शिफ्ट भी लगाते हैं, डिलीवर भी लगाते हैं, लेटर को भी पहुंचाया जाता है तो डिलीवर लगाया जाता है, सेंड भी लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर डिलीवर लगा देती हूँ क्योंकि सामान को पहुंचाने के लिए डिलीवर ज़्यादा सूट करती है। तो गुड्स डिलीवर, DELIVERED, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिलीवर्ड, तो गुड्स डिलीवर्ड। अब कहाँ पहुंचाया गया है, सही पते पर, तो एट राइट एड्रेस, ADDRESS, एट राइट एड्रेस। अब उसके बाद सही समय पर, एट राइट एड्रेस, एट राइट टाइम। ठीक, एट राइट टाइम, ये हो गई इसकी इंग्लिश, गुड्स डिलीवर्ड एट राइट एड्रेस एट राइट टाइम। ठीक है, सही समय पर। अब बनाइए आप इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या बनाएंगे, दिया गया है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, या तो हैज बीन लगाते हैं या तो हैव बीन लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। तो गुड्स क्या है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, Goods have been delivered at right address at right time. Goods have been delivered at right address at right time. क्लियर है जी, चलिए बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छा सीख रहे हो। आगे देखिए, झील को खिड़की से नहीं देखा जा सकता है, किसी के द्वारा झील को खिड़की से नहीं देखा जा सकता है, तो किसको नहीं देखा जा सकता है, झील को नहीं देखा जा सकता है, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, झील से, और झील की इंग्लिश क्या होती है, कोई झील होगी तो इसके लिए हमने द लगा दिया, द लेक, द लेक, लेक मतलब झील। हेल्पिंग वर्ब के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए और यहाँ पर हमें नहीं पे भी लगाना है। अब है देखना, और देखने की इंग्लिश क्या होती है, सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन, थर्ड फॉर्म लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव कुछ भी नहीं है। तो द लेक सीन। अब खिड़की से, तो जब आप खिड़की से कोई चीज़ देखते हो, ठीक, तो इंग्लिश क्या लगाते हो, से के लिए फ्रॉम नहीं लगाते हो, थ्रू लगाते हो, क्योंकि आप किसी से कोई चीज़ होकर देख रहे हो, ठीक है, तो थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, ठीक, पार देख रहे हो ना आप, खिड़की पे खड़े होकर खिड़की के पार देख रहे हो आप, तो आपको झील दिख रही है, इसलिए थ्रू द विंडो, तो द लेक सीन थ्रू द विंडो, ठीक है। तो झील को खिड़की से नहीं देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए आप, टेंस कौन सा है, देखा जा सकता है, ये मॉडल वाला सेंटेंस है आपका, ठीक है, टेंस तो आपका प्रेजेंट में ही है, लेकिन ये मॉडल है, सकना वाला सेंटेंस है, तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे कैन, सकना वाला, इसलिए कैन। और कैन के साथ क्या है, नॉट भी है, तो कैन नॉट को एक साथ लगाते हैं, तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये हो गया आपका कैन नॉट। अब ये तो हो गया एक्टिव में कैन नॉट, पैसिव में क्या करते हैं, पैसिव में करते हैं कैन नॉट बी, तो ये आ जाएगा कैन नॉट बी। द लेक कैन नॉट बी सीन थ्रू द विंडो, झील को खिड़की से नहीं देखा जा सकता है, ये हो गया इसका पैसिव। अच्छे लग रहे हैं ना, चलिए
अगला सेंटेंस देखते हैं। इस लाइन को बिना चश्मे के नहीं पढ़ा जा सकता है। किसी के द्वारा इस लाइन को बिना चश्मे के नहीं पढ़ा जा सकता है। किसे नहीं पढ़ा जा सकता है? इस लाइन को। तो सेंटेंस किससे बनाएंगे? इस लाइन के लिए इंग्लिश क्या होगी? दिस लाइन। ठीक है, दिस लाइन। हेल्पिंग वर्ब के लिए आप जगह छोड़ दीजिए। अब आपकी वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड। स्पेलिंग वही रहती है। ठीक है, READ को रीड भी बोलते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड बोलते हैं, थर्ड फॉर्म में भी रेड बोलते हैं। तो दिस लाइन रेड। अब बिना चश्मे के, बिना चश्मे के, तो बिना की इंग्लिश क्या होती है? प्रेपोजिशन क्या होगी? विदाउट। विदाउट द। चश्मे की इंग्लिश क्या होती है? स्पेक्टेकल्स। तो SPE स्पेक्ट TACLES स्पेक्टेकल्स। SPECTACLES SPECTACLES स्पेक्टेकल्स। दिस लाइन रेड विदाउट द स्पेक्टेकल्स। अब लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाओगे? पीछे देखिए, सकता है। ठीक है, तो ये अगेन मॉडल वर्ब है आपकी। कैन आएगी यहाँ पर, और नहीं भी लगा हुआ है तो क्या आएगी? कैन नॉट आएगी। कैन नॉट। और कैन नॉट है, पैसिव है, तो क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? दिस लाइन कैन नॉट बी रेड विदाउट द स्पेक्टेकल्स। अच्छे लग रहे हैं ना आपको? मुझे भी आपको सिखाना बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे अगले सेंटेंस को देखते हैं। नंबर 12 देखिए। युद्ध शुरू होने से पहले छुट्टियां रद्द कर दी जानी चाहिए। जब युद्ध होता है तो जो भी हमारे सिपाही होते हैं उनकी सबकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। रद्द करने का मतलब कैंसिल कर दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, युद्ध शुरू होने से पहले किसी के द्वारा छुट्टियां रद्द कर दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। अब देखो ये सेंटेंस तो अलग है, ये पार्ट अलग है, युद्ध शुरू होने से पहले। इसको तो ब्रेक कर देंगे और बाद में बनाएंगे इसकी इंग्लिश। तो छुट्टियां रद्द कर दी जानी चाहिए, यहाँ से बनाते हैं। क्या रद्द कर दिया जाना चाहिए? छुट्टियां, और छुट्टियों की इंग्लिश है हॉलीडेज। हॉलीडेज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए। अब आप इंग्लिश लगाइए वर्ब की। वर्ब है आपकी रद्द करना। तो हॉलीडे को जब रद्द करते हैं तो इंग्लिश क्या होती है? कैंसिल। तो कैंसिल लगा दीजिए, CANCEL, कैंसिल की स्पेलिंग होती है। और जब थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो LLED हो जाता है, तो ये हो जाता है कैंसिल्ड। हॉलीडेज कैंसिल्ड। ठीक है, इतना हो गया। हेल्पिंग वर्ब हम बाद में लगाएंगे। अब हमें बनानी है युद्ध शुरू होने से पहले, तो बिफोर। पहले की इंग्लिश बिफोर। अब क्या शुरू हो रहा है? युद्ध। युद्ध की होती है बिफोर द वॉर। ठीक है, अब शुरू होने की स्टार्ट या बिगिन, तो हमने लगा दिया बिगिन। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो बिगिंस, क्योंकि वॉर सिंगुलर है तो उसके साथ बिगिंस। तो बिफोर द वॉर बिगिंस। हो गया ये इतना, बस। बड़ा दिख रहा था लेकिन है कितना सिंपल, देखो। अब आप देखो कि ये हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या लगाएंगे? दी जानी चाहिए। चाहिए मॉडल वर्ब है तो शुड का यूज़ करेंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शुड लगा दी। ठीक, और पैसिव है तो शुड के साथ बी लग जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा हॉलीडे शुड बी कैंसल्ड बिफोर द वॉर बिगिंस। हॉलीडे शुड बी कैंसल्ड बिफोर द वॉर बिगिंस। आप शुड की जगह पर मस्ट बी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, MUST मस्ट बी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हॉलीडेज मस्ट बी कैंसल्ड बिफोर द वॉर बिगिंस, दोनों में से दोनों करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मस्ट बी का भी मतलब चाहिए, लेकिन अवश्य चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 13 को। सेंटेंस नंबर 13 को पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? शब्दकोश का इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाना चाहिए। अब आप इसमें किसी के द्वारा लगाइए। किसी के द्वारा शब्दकोश का इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाना चाहिए। लग पा रहा है? इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है। तो इसकी ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? शब्दकोश से। और शब्दकोश का मतलब क्या होता है? शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? डिक्शनरी की। DICTIONARY, डिक्शनरी। इतना हो गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ देंगे और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब। अब वर्ब क्या है यहाँ पर? इस्तेमाल करना। जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने की इंग्लिश क्या होती है? यूज़ होती है। और यूज़ की थर्ड फॉर्म क्या होती है?
यूज्ड होती है तो हम यहाँ पर लगाएंगे यूज्ड, है ना। तो डिक्शनरी ब्लैंक फिर यूज्ड, उसके बाद हमारी इंग्लिश रह जाती है बार बार। बार बार मतलब बार बार, और बार बार की इंग्लिश क्या होती है? अगेन एंड अगेन। अगेन एक बार और फिर दोबारा अगेन एंड अगेन, या रिपीटेडली। रिपीटेडली थोड़ा सा कठिन है तो हम सिंपल वाला वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो हमने यूज़ किया अगेन एंड अगेन। तो डिक्शनरी फिर ब्लैंक, यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए आप देखो कि टेंस कौन सा है और सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज़ की गई है। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की गई है वो है जाना चाहिए, ठीक है ना। चाहिए आई है तो चाहिए के लिए आप क्या लगाते हैं? मॉडल है तो आप यहाँ पर शुड लगाते हैं, तो यहाँ आप शुड लगा देंगे। तो डिक्शनरी शुड, और शुड के साथ पैसिव वॉइस में क्या जाएगा? बी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? डिक्शनरी शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सॉरी, यहाँ पर हमने नहीं को मिस कर दिया, नहीं भी आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुड नॉट बी। क्या आएगा? शुड नॉट बी। तो डिक्शनरी शुड नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। शब्द को उसका इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं और अगले सेंटेंस को देखते हैं हम। 40 नंबर का हमारा सेंटेंस है, रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब आप इसमें किसी के द्वारा लगाइए। किसी के द्वारा रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो रेखा क्या है? यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है। लाइन को हिंदी में हम रेखा कहते हैं। जो लाइन हम खींचते हैं सीधी, जैसे ये खींची हुई है तो ये क्या है? रेखा है। तो इस रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने की, मतलब डिवाइड करने की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम रेखा से। तो रेखा की इंग्लिश लगाएंगे लाइन, या आप लगा सकते हो द लाइन, क्योंकि जिस पर्टिकुलर रेखा की बात कर रहे हो उसी के बारे में लिखेंगे। तो द लाइन, और उसके बाद ब्लैंक छोड़ देंगे। अब उसके बाद हमें वर्ब लगानी है विभाजित करना, और विभाजित करने की इंग्लिश क्या होती है? डिवाइड। क्या होती है? डिवाइड। DIVIDE, ये हो गई। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? डिवाइडेड। क्या होगी? डिवाइडेड। तो द लाइन डिवाइडेड, इतना हो गया। अब कितने भागों में? 2 बराबर भागों में। डिवाइडेड 2 बराबर भागों में। तो डिवाइडेड के बाद हम प्रीपोजिशन में के लिए इन ना यूज़ करके इनटू यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर इनटू लगा देंगे। इनटू 2 की 2 और बराबर की इक्वल और भाग की पार्ट्स, PARTS पार्ट्स। तो सेंटेंस हो गया द लाइन और ब्लैंक फिर डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। द लाइन डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। वो क्या लगाएंगे हम? देखिए यहाँ पर मॉडल वर्ब आ रही है दोबारा से, सकता है। लाइन को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लगाएंगे कैन। तो द लाइन कैन, और पैसिव है तो बी। द लाइन कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। द लाइन कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। भुट्टे को अवन में भूना जा सकता है। जो भुट्टा होता है उसको अवन में भूना जा सकता है। तो आप इसमें किसी के द्वारा लगाइए। किसी के द्वारा भुट्टे को अवन में भूना जा सकता है, तो आप इसमें लगा सकते हैं किसी के द्वारा। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। अब किसको भूनने की बात हो रही है? भुट्टे को भूनने की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? भुट्टे से करेंगे। तो भुट्टा, द, भुट्टे की इंग्लिश क्या होती है? कॉर्न, कॉब। कॉर्न मीन्स मक्का, जो उसमें दाने होते हैं उन्हें कॉर्न कहते हैं, और पूरा भुट्टा जब वो दाने एक साथ होते हैं तो उसे कॉर्न कॉब कहते हैं। तो द कॉर्न कॉब, इसके बाद ब्लैंक। अब भूना जाना, भूना जाना वर्ब है, और जिस तरह से आप फ्लेम पर भुट्टे को भूनते हैं तो उसके लिए आप भूनने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? रोस्ट। तो हम यहाँ रोस्ट लगाएंगे, ROAST, और इसकी थर्ड फॉर्म रोस्टेड। तो ये हो जाएगी रोस्टेड। द कॉर्न कॉब ब्लैंक रोस्टेड। अब अवन में, तो इन अवन, OVEN, अवन, ठीक है। तो द कॉर्न कॉब ब्लैंक रोस्टेड इन अवन। अब बात करते हैं हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आप देखिए यहाँ पर क्या आया है? मॉडल वर्ब सकता है का यूज़ हुआ है। तो सकता है के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं कैन। तो हम कैन लगा देंगे, कैन, और उसके बाद बी। तो सेंटेंस आपका बन गया द कॉर्न कॉब कैन बी रोस्टेड इन अवन, ठीक है। द कॉर्न कॉब कैन बी रोस्टेड इन सम अवन।
आप सभी को समझ में आ रहे हैं, मुझे पता है। अगला सेंटेंस देखिए, शिकार पर अवश्य ही रोक लगा दी जानी चाहिए। तो अब आप इसमें किसी के द्वारा लगाइए, किसी के द्वारा शिकार पर अवश्य ही रोक लगा दी जानी चाहिए। तो किस पर रोक लगा दी जानी चाहिए? शिकार पर रोक लगा दी जानी चाहिए। अब शिकार क्या होता है? शिकार होता है हंटिंग। तो स्टार्टिंग करेंगे किससे? हंटिंग से, HUNTING, हंटिंग, ये हो गया शिकार करना। उसके बाद ब्लैंक, और जब आप किसी चीज़ पर रोक लगाते हैं, उसे बंद करा देते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश होती है बैन। क्या होती है? बैन, BAN, बैन का मतलब रोक लगा देना। और जब आप इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? बैंड, BANNED, बैंड। ठीक है, इतना हो गया बस। इसके बाद हमारी किसी की इंग्लिश हमें नहीं लगानी, तो हंटिंग, ब्लैंक, बैंड। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारी वर्ब कौन सी है? चाहिए। क्या है? चाहिए। और जो चाहिए वो भी कैसा है? अवश्य चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि केवल चाहिए के लिए हम लगाते हैं शुड, और अवश्य चाहिए के लिए हम लगाते हैं मस्ट। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? मस्ट। ठीक है, और पैसिव है तो बी। तो सेंटेंस क्या हो गया? हंटिंग मस्ट बी बैंड। हंटिंग मस्ट बी बैंड। हंटिंग अवश्य बैन होनी चाहिए। हंटिंग मस्ट बी बैंड। इसी तरह से भ्रष्टाचार अवश्य रुकना चाहिए। करप्शन मस्ट बी बैंड। ठीक, तो कुछ भी चीज़ अगर आपको रोकनी है, उस पर रोक लगानी है, तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, हंटिंग मस्ट बी बैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर का सेंटेंस देखिए, उसके द्वारा भोजन को ठीक से नहीं परोसा जा सकता है। अब यहाँ पर पहले से उसके द्वारा दिया हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव है। अब किसको नहीं परोसा जा सकता है? भोजन को। तो भोजन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो भोजन की इंग्लिश हम फूड या डिश कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डिश लगा देती हूँ। तो डिश, उसके बाद ब्लैंक। अब वर्ब लगानी है परोसना, और परोसने की इंग्लिश क्या होती है? सर्व। तो हमने यहाँ पर सर्व लगा दी, तो ये हो गया आपका सर्व्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? सर्व्ड। अब ठीक से की क्या होती है? प्रॉपरली, PROPERLY, प्रॉपरली। और उसके बाद है उसके द्वारा, तो बाई। अब वो जो परोसने वाला है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है तो हम हिम लगा देते हैं, पता होता तो हम हर लगा देते हैं। ठीक है, तो बाय हिम। तो डिश सर्व प्रॉपरली बाय हिम। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप देखिए, सकता है आ रही है आपकी मॉडल वर्ब, और नहीं भी है तो सकता है के लिए आप क्या लगाते हैं? कैन। और कैन के साथ नहीं भी है तो कैन नॉट, साथ मिलाकर लिखा जाएगा। और पैसिव है तो बी। तो सेंटेंस आपका क्या बना? डिश कैन नॉट बी सर्व प्रॉपरली बाय हिम। भोजन को उसके द्वारा ठीक से नहीं परोसा जा सकता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 18 देखिए, इन बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। किसी के भी द्वारा या किसी के द्वारा इन बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। किसी के द्वारा आ सकता है तो इसका मतलब ये पैसिव है। अब किसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए? इन बच्चों को। तो स्टार्टिंग किससे होगी? इन बच्चों से। तो इनकी इंग्लिश दीज, उनकी इंग्लिश दोज। तो दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं लगाना है, चिल्ड्रन लगाना है। ठीक है, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, गलत होता है। तो दीज चिल्ड्रन, उसके बाद आप छोड़ दीजिए हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब है शिक्षा से वंचित करना। अब वंचित करने की इंग्लिश क्या होती है? वंचित करने की इंग्लिश होती है डेप्राइव। जब आप किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं दे पाते हैं, किसी की सुविधा नहीं दे पाते हैं, तो आप उसे, कहा जाता है कि आप उसे उस चीज़ से वंचित कर रहे हैं। ठीक, भोजन से वंचित करना, नौकरी से वंचित करना, शिक्षा से वंचित करना, कपड़ों से वंचित करना, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो वंचित करने की इंग्लिश क्या होती है? डेप्राइव, DEPRIVED। ये है डेप्राइव की थर्ड फॉर्म, डेप्राइव्ड। और जिस चीज़ से वंचित करते हैं उसके लिए प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं आती है। अब आपको लग रहा है से लिखा है तो फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। यहाँ पर ये साथ में ही रहता है, डेप्राइव के साथ हमेशा ऑफ आता है। तो डेप्राइव्ड ऑफ शिक्षा की इंग्लिश यहाँ पर क्या आएगी? एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। तो सेंटेंस आपका क्या बना? दीज चिल्ड्रन, फिर ब्लैंक, डेप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी ये। अभी कंप्लीट तब होगा जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आएगी? चाहिए के अकॉर्डिंग। और नहीं भी है तो क्या आएगी? चाहिए के लिए शुड, और नहीं के लिए नॉट। मिलाकर नहीं लिखेंगे, केवल कैन के साथ लिखते हैं। ठीक है,
और उसके बाद लगेगा बी। तो सेंटेंस क्या बन गया, दीज चिल्ड्रन शुड नॉट बी डेप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। अच्छा लग रहा है ना सेंटेंस, मुझे भी अच्छा लग रहा है। दीज चिल्ड्रन शुड नॉट बी डेप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देखिए, उसे शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी के द्वारा उसे शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसको शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसे। तो सेंटेंस किससे बनाएंगे, उसे से बनाएंगे। तो ही, उसे की इंग्लिश ही शी कुछ भी लगाइए आप, ही, उसके बाद ब्लैंक। अब जो आपकी वर्ब है वो क्या है, बाध्य करना, और बाध्य करने की इंग्लिश क्या होती है, फोर्स। तो हम लगाएंगे यहाँ पर फोर्स, FORCE, और उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म के लिए फोर्स्ड। तो ही फोर्स्ड। ठीक है, अब क्या करने के लिए, शादी के लिए, शादी करने के लिए, यहाँ पर इन्फिनेटिव है तो के लिए की टू, और शादी करने की इंग्लिश क्या होती है, मैरी। तो हम यहाँ पर लगा देंगे मैरी। तो सेंटेंस बन गया ही ब्लैंक फोर्स्ड टू मैरी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगाएंगे हम, किया जा सकता है के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसको शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और नहीं भी है, तो क्या लगाएंगे, ही कैन नॉट, और उसके बाद पैसिव है तो बी। तो सेंटेंस क्या बना, ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू मैरी। ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू मैरी, उसको शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है, माता पिता को बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। किसी के द्वारा माता पिता को बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सभी को ये काम करना है कि किसी को भी बुढ़ापे में अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना है। तो किसको नहीं छोड़ना है, माता पिता को। तो माता पिता की इंग्लिश क्या होती है, पेरेंट्स होती है, PARENTS, पेरेंट्स। उसके बाद ब्लैंक। अब अकेला छोड़ देना, अकेला छोड़ देने की इंग्लिश क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताई है। जब आप किसी को अकेला छोड़ देते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है डेजर्ट, DESERTED। ये हो गई डेजर्ट, और उसकी थर्ड फॉर्म हो गई डेजर्टेड, पेरेंट डेजर्टेड। अकेला छोड़ना हो गई। अब बुढ़ापे में तो इन ओल्ड एज, बुढ़ापे की इंग्लिश ओल्ड एज, इन ओल्ड एज। ठीक है, अब लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम लगाएंगे शुड, और नहीं उसके लिए लगाएंगे नॉट, और पैसिव है तो बी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, पेरेंट्स शुड नॉट बी डेजर्टेड इन ओल्ड एज। तो इस तरह से ये आप कोई भी पैसिव का सेंटेंस बना सकते हो, बशर्ते आपको सारे टेंसेस के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। वर्ब सभी में थर्ड फॉर्म लगती है, और जितने भी मॉडल वर्ब हैं वो बहुत सिंपल होती हैं, बस उनके साथ क्या लगाना होता है, सब में बी लगाना होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चलेंगी। ठीक है, तो अब आप ये वर्कशीट नंबर 12 के सेंटेंस 7 से लेकर 20 तक के सेंटेंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।